बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम फ़हीम है और आज मैं हाज़िर हूँ अपनी वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, हम अक्सर देखते हैं कि जब भी हमें कोई इनवॉइस मिलता है किसी गुड्स या सर्विसेज के अगेंस्ट, तो हमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज़, कुछ टॉपिक्स सामने आते हैं जिसे हम बार बार हम यूज़ करते हैं। लेकिन शायद हम में से कुछ ऐसे जो व्यूवर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उसको तो समझ आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिसको समझ नहीं आती, लेकिन हम बार बार पढ़ते हैं कि ये विद होल्डिंग एजेंट है नहीं है, कितना कितनी वो रिडक्शन कर सकता है, हमने कितनी उसको सप्लाई की है, उसने हमें कितनी सप्लाई की है, हमने कितनी गुड्स या सर्विसेज उसको दी है। ठीक है, ये इंडिविजुअल है, यूओपी है, कंपनी है, ये फाइलर है, नॉन फाइलर है, एटीएल में है, और इस तरह की बहुत सी ऐसी जो वर्डिंग्स है वो हमारे सामने से गुजरते हैं। ठीक है, तो ये तो हम समझते भी है कि मतलब विदहोल्डिंग एजेंट कौन हो सकता है, सप्लायर कौन हो सकता है, डिडक्शन रेट क्या हो सकते हैं, कौन सा बिजनेस जो है वो इंडिविजुअल में फॉल कर रहा है, कौन सा ईओपी में फॉल कर रहा है, कौन कौन सा कंपनी में, एटीएल नॉन एटीएल, इन सब से तो हम वाकिफ हैं। लेकिन आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इस एक शेड्यूल पढ़ेंगे कि उसमें जो है हमें कैसे पता चलेगा कि जो हम सेल टैक्स विदहेल्ड की बात करते हैं तो वो कौन से बिजनेस पे कितना है, और कौन उसका विदहोल्डिंग एजेंट हो सकता है और कौन सप्लायर हो सकता है। ठीक है, उसके रेट्स भी हम देखेंगे। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। ये फ्रेंड्स एक टेबल है 11 शेड्यूल का। आज हम इसको तफसीली डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह आगे जो इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन आएगा या इससे रिलेटेड कोई भी आपको टॉपिक सामने आएगा, तो इंशाल्लाह आपको जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी। फ्रेंड्स, मैं अपने नोट्स भी अपने मतलब बनाए मैंने, लेकिन वो जो है, एक तो मेरे पास सॉफ्टवेयर का मसला है, दूसरा ये है कि मैं टेबल से ये जो सॉरी जो हमारे पास ऑर्डिनेंस है इसे मैं इसलिए पढ़ता हूँ ताकि ये जो है ये तो इजी अवेलेबल है, हर एक बंदे के पास है, वो या तो वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकता है। और दूसरा इसमें ये है कि इसमें अक्सर अपडेट्स आते हैं, यानी जो हम पढ़ लेते हैं तो ये होता है कि वो तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन इस बुक का ये फ़ायदा होता है कि इसमें ये चीज़ें अपडेट होती है, उसमें कोई नया ऑर्डिनेंस आता है, कोई अमेंडमेंट होती है, कोई नया फाइनेंस बिल उसमें ऐड होता है, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसमें कम या ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये लेटेस्ट और अपडेटेड होता है, तो हमें उससे अपडेटेड रेट्स वगैरह या अपडेट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से मैं इसको हर एक को रिकमेंड करता हूँ। मैं खुद भी जब भी मुझे कोई मसला होता है, इवन कि मेरे मोबाइल में भी ये है और लैपटॉप में भी है, ऑफिस में भी यही है, तो मैं इसी इसी को देख के ना मैं वहाँ से या तो रेट्स उठाता हूँ या जो भी है, जो मेरा क्वेश्चन होता है उससे रिलेटेड मुझे आंसर मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करता हूँ कि ये आप लोग अपने साथ जो है या तो प्रिंट करें या फिर सॉफ्ट में रखें, फिर आपके लिए ईजी होगा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं। इसमें ये बताएं कि एक टेबल है और इसमें जो है कुछ रेट, सप्लायर, एजेंट्स वगैरह दिए हुए हैं। कहते हैं कि रेट्स फॉर विदहोल्डिंग और रिडक्शन बाय द विदहोल्डिंग एजेंट्स, यानी ये जो टेबल है इसमें विदहोल्डिंग एजेंट्स या जो रिडक्शन करते हैं उसके जो रेट्स दिए हैं और विदहोल्डिंग एजेंट्स भी उसका भी बताया। लेकिन वो कहते हैं आर स्पेसिफाइड एज बिलो प्रोवाइडेड दैट विदाउट withholding of tax under this schedule shall not be applicable to the goods and suppliers specified वाइट क्लास 1 to 8 आफ्टर द टेबल। इन टेबल के बाद जो 1 से 8 तक है वो इन पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ इस टेबल पे एप्लीकेबल होगा। तो हम टेबल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसके बाद जो जिस पे एप्लीकेबल भी नहीं है तो वो भी हम देखेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये सीरियल नंबर में ये विद होल्डिंग एजेंट्स है, ये सप्लायर कैटेगरी की कौन सा विद होल्डिंग एजेंट्स का मतलब ये कि यहाँ पे कौन से डिपार्टमेंट या कौन से कंपनीज या ईओपी या बिजनेसेस है जो विद होल्डिंग एजेंट हो सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो कॉलम है इसका मतलब है जो सप्लायर कैटेगरी वो मतलब कौन से सप्लायर हो सकते हैं जो मतलब जो विद होल्डिंग एजेंट को सप्लाई कर सकते हैं, और इसमें इसके रेट्स दिए हुए हैं।
तो सबसे पहले जो हमारे पास है सीरियल नंबर में, वो कहता है कि फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ऑटोनोमस बॉडीज एंड पब्लिक सेक्टर कंपनीज। यानी इसमें या तो फेडरल या फेडरल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, या ऑटोनोमस बॉडीज होंगी, या फिर पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन होंगे। और बी में या कोई कंपनी हो सकती है, वो कंपनी जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में इसको डिफाइन किया हो, यानी इसकी अपनी एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो विद होल्डिंग एजेंट्स में ये हो सकते हैं अगर हम उसको सप्लाई करेंगे और हम एक्टिव होंगे, मतलब एटीएल में फॉल करेंगे, तो क्या होगा कि 1/5 ऑफ सेल टैक्स एज शोन ऑन इनवॉइस वो हमसे डिडक्ट होगा। यानी होगा क्या, जो इनवॉइस में, जो बिल में हमारे पास जो रेट होगा, मतलब जो उसकी अमाउंट होगी, उसका 1/5 जो है वो विदहेल्ड करेगा, ठीक है। अब उसने विदहेल्ड तो किया है, अब इसका क्या करेंगे इसके बाद, जब हम रिटर्न जमा करेंगे आफ्टर द नेक्स्ट मंथ में, मतलब उस मंथ के बाद जब नेक्स्ट मंथ में हम रिटर्न फाइल करेंगे, तो क्या होगा कि वो जो सेल टैक्स विद हेल्ड हुआ होता है, शायद आप लोगों ने उसमें देखा भी होगा रिटर्न में, इंशाल्लाह आगे हम इस पे प्रैक्टिकल भी करेंगे। जब हमारा कोई विद हेल्ड होगा तो हम क्या करेंगे, उसको विद हेल्ड को हम क्या करेंगे, क्लेम करेंगे, ठीक है। अब जो 1/5 है तो वो क्या होगा, जब हम एक्टिव होंगे और नेक्स्ट मंथ में, यानी इस मंथ में फॉर एग्जांपल जनवरी में हमारा जो है, हमने कोई इनवाइस किए है, हमने कोई सप्लाई किए है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, या इनमें से जो भी है ऑटोनोमस बॉडी है, पब्लिक सेक्टर या कंपनी है, तो वो क्या होगा, वो 1/5 हमारा विदहेल्ड करेगा, 1/5 ऑफ द टोटल इनवाइस अमाउंट। जो हमारा इनवाइस अमाउंट होगा उसका 1/5 वो विदहेल्ड करेगा। अब इसके बाद होगा क्या कि जब हम नेक्स्ट मंथ में फरवरी में हम रिटर्न फाइल करेंगे सेल टैक्स का, तो ये 1/5 जो होगा वो हम फिर क्लेम करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे वो कहता है कि अगर फेडरल प्रोविंशियल डिपार्टमेंट है, या ऑटोनोमस बॉडी, या पब्लिक सेक्टर है, या फिर कंपनी है, अगर उसे कोई नॉन एटीएल, सॉरी, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट रजिस्टर्ड एज होलसेलर और डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें से अगर इन कैटेगरी में से वो उसको सप्लाई करेगा एज अ होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर, इन तीनों में से, तो उसका क्या होगा, उसका 1/5 के बजाय 1/10 जो है उसका विदहेल्ड होगा, ठीक है। यानी उसका ये रेट होगा 1/10। समझ आ गई है? मतलब अगर इसके अलावा कोई भी है, कोई भी हो सकता है, मतलब एक रिटेलर भी हो सकता है, एक कोई और बिजनेस भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर वो इन डिपार्टमेंट्स को सप्लाई करेगा तो उसका 1/5 विदहेल्ड होगा। और अगर यही जो होलसेलर है और वो है भी एक्टिव टैक्स पेयर रजिस्टर्ड है, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में फॉल कर रहे हैं और रजिस्टर्ड है एज अ होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो क्या होगा, उसका 1/10 होगा, यानी उसका थोड़ा कम होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम जो है इसको एज्यूम करें, देखते हैं, तो हम इसको एक्सेल शीट में कैसे करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे जो उन्होंने मेंशन किया है 1/5 ऑफ सेल टैक्स, ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसका जो है इसमें इनकम टैक्स भी अक्सर आपने इनवॉइसेस पे देखा होता है कि उसका जो फाइलर होता है उसका 4.5 इनकम टैक्स विद हेल्ड हुआ होता है, और सेल टैक्स जो है वो 1/5 होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इसको जो है इनकम टैक्स करें और हम सपोज करें कि ये जो है 100 रुपये हैं, तो याद रखना कि आपका जो इनकम टैक्स होता है वो टोटल अमाउंट पे होता है, जो आपके टोटल अमाउंट जो ग्रॉस अमाउंट है उस पे होगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल क्या होगा कि अगर हम
इसका इनकम टैक्स निकालेंगे तो हम इसको क्या करेंगे इंटू 4.5, ये फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए क्या होगा 9% होगा। ठीक है, ये हम फाइलर की बात कर रहे हैं ATL की। ठीक है, और नॉन फाइलर के लिए क्या होगा, ये 9% होगा, और ये 1/5 के बजाय क्या होगा डबल होगा इसका। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अब अक्सर लोगों को मैंने देखे वो कि वो करते क्या है कि 100 को जो है उसका 1/5 लेते हैं। ठीक है, चलो हम 100 का 1/5 लेते हैं तो ये तो 20 रुपीज़ आ गई, ये तो बहुत ज़्यादा है। ये इस तरह नहीं होता है, इस पे ये फार्मूला लगा होता है। ये देखिए 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 117, यानी हम इसकी परचेजिंग वैल्यू मालूम करें, फिर इसको 17% इसका निकालेंगे, फिर इसको जो है 1/5 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 2.9 आएगा, 2.91। ठीक है, समझ आ गई है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे पास इंक्लूडिंग इनकम टैक्स और सेल टैक्स जो है एक वैल्यू है 117। तो हम क्या करेंगे, इसकी परचेजिंग वैल्यू मालूम करेंगे। परचेजिंग वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टोटल अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड करेंगे 117 पे। ठीक है, तो ये आगे आपके पास आ गया इसकी जो सेल्स वैल्यू है, सॉरी ये हमने गलत किया है, उल्टा हमने किया ये 100। तो ये आपके पास इसकी परचेज वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब परचेज वैल्यू आ गई, अब हम इसका क्या करें, इसका फिर 17% निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1/5 जो है ये सेल टैक्स ऑफ 1/5 ऑफ सेल टैक्स है। ठीक है, 1/5 ऑफ सेल टैक्स है शोन ऑन इनवाइस, यानी जो इनवाइस पे शो होता है ना। तो अब इसको क्या करेंगे, इसका फिर हम लेंगे 1/5 इन डिवाइड बाई इसको 5 कर दें। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आएगा, ये 3.44 आएगा। अगर हम इसको 17 कर दें, 117 कर दें, तो ये देखिए ये 3.4 आएगा। तो इसका फार्मूला ये है। ठीक है, अगर हम इसका इनकम टैक्स निकालेंगे, इसका इनकम टैक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू ये अमाउंट जो टोटल अमाउंट है इनटू 4.5 4.5%। ठीक है, तो ये आपके पास 5.26 आएगा। ये देखिए यहाँ पे भी 5.26 है और यहाँ पे भी ये इसका इनकम टैक्स आ रहा है। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये है। अब अगर वो कहता है कि अगर होलसेलर है, डीलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसका 1/10 आएगा फिर इनवाइस का। यानी हम क्या करेंगे, अगर इसका सेल टैक्स हम करेंगे, चलो ये थोड़ा इजी फार्मूला नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको 1/10 से करते हैं, इसका क्या होगा, कम होगा, तो 1/10 का हमारे पास 1.7 आएगा। ठीक है, यानी 1/5 का क्या होगा, इसका डबल होगा। अगर हम इसका फिर से 1/5 करें तो इसका 3.4 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों का तो हमने कर दिए 1/5 का और 1/10 का। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडी एंड पब्लिक सेक्टर, यानी इसमें अब जो है थर्ड नंबर पे जो है वो कह रहा है इसमें कंपनीज इन्वॉल्व नहीं है, पर्सन अदर देन ATL, यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो कंपनी को भी सप्लाई कर सकता है, लेकिन अगर कोई एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में नहीं है अदर देन ATL जो है वो कंपनी को सप्लाई नहीं कर सकता। होल ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व आर एज एप्लीकेबल टू सप्लाईज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सप्लाईज, या तो फिर क्या होगा, होल अमाउंट ऑफ द सेल टैक्स होगा। ठीक है, टैक्स इन्वॉल्व उसमें जो होल, बल्कि वो कह रहे हैं कि होल ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व। ठीक है, यानी इसका मतलब ये कि होल ऑफ द टैक्स, सिर्फ 17% ही नहीं, इस पे जो इनकम टैक्स है, यानी फॉर एग्जांपल इसका अगर हम इनकम टैक्स ले लें इंटू 4.5, यानी खैर नॉन ATL में होगा तो उस पर कितना टैक्स होगा, यानी अगर हम 117 रुपये और उसका जो है हम
इनकम टैक्स लेते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर करते हैं। इनकम टैक्स है और इसका जो सेल्स टैक्स है वो कितना होगा, इनकम टैक्स कितना होगा इसका, क्योंकि ये नॉन एटीएल में है तो इसका ये टोटल 9% होगा, ठीक है। और इसका जो सेल टैक्स होगा ये इसका 17% ही होगा, यानी इसे तो वो जो है उस पर वो फार्मूला लगाएंगे, फिर इसका हम 17% करेंगे, यानी इसको अगर हम सेल टैक्स कैलकुलेट करें तो इसका कितना आएगा, इंटू 17 इंटू 100 यानी 17 रुपये। इसका कितना विथहेल्ड होगा, 17 प्लस 10, इसको हम प्लस करें तो इसका बहुत नुकसान होगा, यानी 27 रुपये जो है 117 में से ये इनसे डिडक्ट होगा। और अगर फाइलर है तो फाइलर का कितना होगा, यानी इसको हम करते हैं फाइलर का, तो ये 3.4 हो गया और ये इसका इनकम टैक्स करते हैं, इनकम टैक्स ये 17 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 100। तो इसका टोटल कितना होगा, अगर ये फाइल है तो इसका 8 रुपये होगा, ठीक है, यानी इसमें इतना डिफरेंस है। अच्छा, अब वो इसके बाद क्या कहते हैं, होल ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व्ड आर एज एप्लीकेबल टू सप्लाईज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सप्लाईज। ये भी हो सकता है कि उसकी जो ग्रॉस वैल्यू है ये उसकी ग्रॉस वैल्यू है, ग्रॉस अमाउंट या ग्रॉस वैल्यू, तो ये भी हो सकता है कि उसकी जो ग्रॉस वैल्यू पे सप्लाईज पे टैक्स है टोटल वो भी मतलब वो विदहेल्ड कर सकता है। ये तो हमने इसका जो सेल टैक्स है वो तो हमने इसका 100 का किया ना, तो ये भी हो सकता है कि वो ग्रॉस अमाउंट का भी करें। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि कंपनीज एज डिफाइंस, अगर वो कंपनी को करता है और अदर देन एटीएल है तो उसका क्या होगा, 5% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ द सप्लाईज। ये खैर हमने इनकम टैक्स तो वैसे ही हम इसमें लेके आए, लेकिन होगा क्या कि हम सिर्फ सेल टैक्स को ही मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे तो सेल टैक्स कितना होगा इसका, अगर अदर देन कंपनी है, सॉरी अदर देन एटीएल, और किसको कर रहे हैं, कंपनी को सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई टू कंपनी, तो इसका क्या होगा फिर, इसके जो ग्रॉस अमाउंट है उस पर 5% होगा। तो ग्रॉस सप्लाई कितनी 117 है और इस पे 5% अगर हम कैलकुलेट करें, एक तो ये फार्मूले में मैं थोड़ा उसमें हो जाता हूँ लैपटॉप, तो इस पे कितना होगा 5%, यानी 5.50 रुपये होगा इस पे टैक्स, ठीक है, यानी वो उस पे फिर रेट इतना होगा। इसके बाद फिफ्थ में क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन एज रिसिपेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। अगर कोई एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज जो है रेसिपेंट होगा, यानी वो हम उसे एडवर्टाइजिंग की फैसिलिटीज दे रहे हैं या उसको सर्विसेज दे रहे हैं, तो क्या होगा, होल ऑफ द सेल टैक्स एप्लीकेबल, उसका जो रेट होगा वो 17% ही होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये एडवर्टाइजमेंट है और उसको हम सप्लाई कर रहे हैं 117 रुपए की, तो क्या होगा, उस पे वही सेल टैक्स होगा 17% इंटू 17, तो इससे कितना होगा 19 रुपए विद हैंड होगा, होल ऑफ द सेल टैक्स एप्लीकेबल। और कौन उसको सप्लाई करेगा, पर्सन प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड पर्सन परचेजिंग कैन मोलासिस, ये जो कैन होता है ना, ये जो गन्ने टाइप के होते हैं
हाँ, हमारे यहाँ तो उसे पता नहीं क्या कहते हैं, मैंने सिर्फ देखा ही है, लेकिन खैर रखे मुलासिस उसे कहते हैं पर्सन्स अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर्स। उस पे भी क्या होगा अगर इस बिजनेसेस को जो रजिस्टर्ड बिजनेसेस है उसको अगर अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है नॉन फाइलर है वो सप्लाई करेंगे तो होगा क्या, उसको होल टैक्स ऑफ द एप्लीकेबल, यानी उसको भी उस पर भी यही एडवर्टाइजिंग जो एजेंसीज है या एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज दे रहे हैं उतना ही टैक्स उस पर एप्लीकेबल होगा 17% ही, यानी वो उसको करेंगे। अच्छा ये जो है ये फाइनेंस बिल 2021 में जो है इसकी अमेंडमेंट हुई है, उस वो लेके आए उसमें रजिस्टर्ड पर्सन मैन्युफैक्चरिंग लीड बैटरीज, जो बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं तो उसको क्या होगा, पर्सन सप्लाइंग एनी काइंड ऑफ लीड अंडर चैप्टर 78, यानी अगर हम 78 को वो देखें, ये जो उसने कोड्स दिए आर स्क्रैप बैटरीज अंडर चैप्टर 85, अगर या स्क्रैप बैटरीज हो तो क्या होगा उसका 75 का सेल टैक्स एप्लीकेबल, यानी फॉर एग्जांपल अगर हम बैटरीज का उसमें फॉल कर रहे हैं तो इसका जो होगा 75% ऑफ सेल टैक्स होगा, यानी फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं इसका सेल टैक्स निकालते हैं। इसका सेल टैक्स निकालने के लिए हम पहले इसको 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 117, ये आ गई इसकी वैल्यू। फिर इस पे हम क्या करते हैं 17% निकालते हैं इंटू 17% आ गया, ठीक है, ये 17% जीएसटी है, और फिर इसका जो है 75% इंटू 7500, तो इतना विदहेल्ड होगा, ठीक है, उसका रेट ये होगा, ठीक है, यानी जो टोटल ग्रॉस अमाउंट है उसका हम जो उसकी परचेजेस है वो निकालेंगे, फिर इसके बाद उसका फिर जीएसटी निकालेंगे, और जीएसटी के बाद जो है इसकी जो कॉस्ट है कॉस्ट पे फिर क्या होगा जीएसटी, और जीएसटी का फिर 75% होगा, ठीक है, तो ये अमाउंट है। अच्छा इसके बाद क्या कहते हैं, लास्ट है ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेसेस जो है पर्सन अदर देन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट टैक्स पेयर्स, उसका क्या होगा जो ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, यानी जो आपने देखा दराज फलाना या इस तरह सेम्बियन या और भी इस तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसीज है, अगर वो नॉन एटीएल होंगे तो क्या होगा कि 2% ऑफ ग्रॉस वैल्यू ऑफ सप्लाईज, जितनी वो सप्लाई करेंगे, जितनी भी वो सप्लाई करेंगे उसका 2% होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 100 रुपीज की सप्लाई करेंगे तो उसका क्या होगा 2%, ठीक है, और provided that the provision of this entry shall be effective from the date as notified by the board, और ये उस दिन से इफेक्टिव होगा जिस दिन से बोर्ड ने नोटिफाई किया है। अच्छा इसमें अब देखें वो कहता है कि सीरियल नंबर 1 से लेके 8 तक ये जो शेड्यूल में विदहोल्डिंग वो दिए हुए आर स्पेसिफाइड एज बिलो, प्रोवाइडेड दैट विदहोल्डिंग ऑफ द टैक्स अंडर दिस शेड्यूल शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द गुड्स एंड सप्लाईज स्पेसिफाइड बाय क्लास, यानी ये इस पे विदहोल्डिंग की जो एप्लीकेबिलिटी है इसकी गुड्स एंड सप्लाईज पे, ये इन पे नहीं होगी, किस पे, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो है, नेचुरल गैस जो मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है एज सप्लाइड बाय पेट्रोलियम प्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज, ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल मार्केटिंग, इस तरह वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल जो है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज है, गुड्स स्पेसिफाइड इन द थर्ड शेड्यूल में जितने गुड्स है उस पर भी नहीं होगा, इतनी उसका भी हेल्ड नहीं होगा। सप्लाइड मेड बाय इंपोर्टर हु पेड वैल्यू एडिशन टैक्स ऑन सच गुड्स एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट, इन इम्पोर्ट के टाइम पे जब उन्होंने वेट दिया है 3% का उस पर भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सप्लाईज मेड बाय एन एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एज डिफाइंड द सेल टैक्स एक्टिव to another registered person with exception of advertising, यानी एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज के अलावा, एडवर्टाइजिंग जितनी भी एजेंसीज है उसके अलावा
कोई एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अगर रजिस्टर्ड पर्सन को, रजिस्टर्ड का मतलब ये नहीं कि आप इनकम टैक्स में रजिस्टर हो गए तो बस आप हो गए, नहीं, ये सेल टैक्स रजिस्टर की बात कर रहे हैं। अगर एक एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई कर रहे हैं तो वो भी इससे एक्सक्लूडेड है, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। सप्लाई यहाँ तक है, और इसके बाद फिर क्या है, सप्लाई ऑफ सैंड, स्टोन, ग्रेवल, क्रश एंड क्ले टू लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम्स, ये भी जो नया फाइनेंस बिल है उसमें ये इंसर्ट किए हुए 2020 में, ये देखें नया क्लास, ये जो है ये वाला इसमें इंसर्टेड है, और नए पाकिस्तान डेवलपमेंट, तो ये भी उसमें उन्होंने इंक्लूड किए हुए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज जो हमने पढ़ा है ये तकरीबन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सेल टैक्स से रिलेटेड जो इसमें डील कर रहे हैं, इनवॉइसेस वगैरह को अक्सर देखते हैं कि उसमें उसका टैक्स वगैरह कटा। मेरे साथ अभी भी आज भी मुझे एक दो इनवॉइसेस आए हैं, वो कहते हैं कि हमसे ये जो है टैक्स क्यों कटा है, हम तो हालांकि रजिस्टर्ड है। तो ये इसी की बात हो रही है कि आप बिल्कुल रजिस्टर्ड होंगे लेकिन आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, और ये वाकई इसी तरह ही है। आप जब भी किसी गवर्नमेंट को आप पेमेंट करते हैं तो आपका वो विदहेल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में हैं और उससे एक्सक्लूडिंग है तो आपका वो होगा कि 1/5 वो करेंगे, अदरवाइज 1/10 होगा। तो ये जो रेट्स हमने देखे हैं इसको आप फिर से एक बार पढ़े तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आप एसएमएस भी कर सकते हैं, कॉल भी करें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।